मुंबई में करण नाम का एक लड़का रहता था जो काफ़ी ईमानदार था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरे सोसाइटी में जाना जाता था। वो अपने ठेले पर सब्जी रख कर बेचा करता था और रोज़ सुबह शाम सब्जी लेकर बड़े सोसाइटी में जाता था और उन्हें ताज़ी ताज़ी सब्जियां देता था, जिससे उसके काफ़ी सारे कस्टमर बन गए थे। एक दिन वह सब्जी लेने सब्जी मंडी जाता है और जब वह सब्जी ले रहा होता है तो वह देखता है कि कुछ 3-4 गुंडे मिलकर उसके साथी को मार रहे थे। करण उसे बचाना चाहता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। तभी उसे पीछे से सब्जी मंडी का मैनेजर ऋषभ आवाज़ देता है और कहता है, तुम्हारी सब्जी की बोरी तैयार हो गई है, उसे लेकर जाओ और रास्ता खाली करो। करण अपनी सब्जी की बोरी उठाता है और चला जाता है। जब वो अगले दिन सब्जी मंडी जाता है और जब वो सब्जी की बोरियां लेकर बाहर निकलता है तब देखता है कि उन्हीं लोगों ने गलती से उसके ठेले को जला दिया। ये देखकर वह रोने लगता है और सोचता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, अब मैं क्या करूँगा। इस लॉकडाउन में तो कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी और मैं सब्जियाँ किस पर बेचूँगा। तभी सब्जी मंडी का मैनेजर ऋषभ करण को देख रहा होता है और फिर उसके पास जाकर कहता है, करण रोना बंद करो और मेरा ठेला ले जाओ, मुझे अभी कुछ दिनों तक इसका कोई काम नहीं है, तब तक तुम ही इसी से काम चला लो। करण को उस वक्त ऋषभ एक फरिश्ते की तरह लगता है और वो उसका ठेला लेकर चला जाता है और घर आकर सोचता है कि मुझे एक दिन तो उसका ठेला उसे वापस करना ही होगा और मैं दूसरा ठेला खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। और वह काफ़ी परेशान रहता है। तभी उसकी इस हालत के बारे में प्रीता को पता चलता है, जो सोसाइटी की मैनेजर होती है जहाँ करण अपनी सब्जियाँ बेचा करता था। और वह सोसाइटी के सभी लोगों को बुलाती है और सब बताती है और कहती है कि इस लॉकडाउन में उसे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, तो कृपया करके आप 10 दिन के अंदर जितना हो सके उस गरीब के लिए डोनेट कीजिए। पर दोस्तों 10 दिन क्या, 2 दिन के अंदर इतना पैसा जमा हो जाता है कि एक छोटी सी ट्रक खरीदी जा सकती है। और फिर प्रीता एक ट्रक खरीद कर करण को कॉल करती है और कहती है, तुम जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। और करण आ जाता है और देखता है कि एक छोटी सी ट्रक खड़ी है और उसके ऊपर करण फ्रेश वेजिटेबल स्टोर लिखा हुआ है। करण ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी उस ट्रक के पीछे से सारे सोसाइटी वाले बाहर आते हैं और करण को ट्रक गिफ्ट करते हैं। ये सब देखकर करण रोने लगता है और कहता है, आप सब लोग इस लॉकडाउन में मेरी ज़िंदगी में फरिश्ते की तरह आए हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी प्रीता कहती है, हम सब ने मिलकर तुम्हारी मदद की है और तुम जितना हो सके दूसरों की मदद करना, बस इतना ही काफ़ी होगा एक थैंक यू बोलने के लिए। दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई शहर की सबसे अमीर औरत सुहासिनी के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम नैतिक और छोटे बेटे का नाम कार्तिक होता है। और वो दोनों बड़े हो गए थे, इसीलिए सुहासिनी को दोनों की शादी की फिक्र होने लग गई थी। और वो एक दिन पंडित के पास जाती है और लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाने को कहती है। पंडित उसे अक्षरा और नायरा की फ़ोटो दिखाता है और कहता है, ये दोनों बहुत संस्कारी हैं। सुहासिनी जल्द ही अपने दोनों बेटे की शादी अक्षरा और नायरा से करवा देती है। अक्षरा बहुत ही चालाक और अमीर घर की लड़की होती है, वहीं नायरा एक गरीब परिवार की भोली भाली और एक संस्कारी लड़की होती है। नायरा गरीब थी, इसीलिए उसकी सास नायरा से ज़्यादा अक्षरा को इज्जत देती थी और वह घर की सारी चाबियां अक्षरा को दे देती है और उसे घर संभालने को कहती है। तब अक्षरा कहती है, माँ मुझसे घर के काम नहीं होंगे, मैंने आज तक घर का कोई काम नहीं किया है। सुहासिनी कहती है, कोई बात नहीं, घर का सारा काम नायरा करेगी और वैसे भी उसने पूरी ज़िंदगी यही तो किया है। बेचारी नायरा पूरा दिन घर का काम करती और रात को अपनी सास के पैर दबाती, पर सुहासिनी पर इसका कोई असर नहीं होता था। अपनी बीवी की ये हालत देख कार्तिक को बहुत बुरा लगता था, पर वह बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता था। जल्द ही दिवाली का त्यौहार आता है और सुहासिनी अक्षरा से कहती है, गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति अच्छे से साफ कर दो, पर अक्षरा मना कर देती है। तब सुहासिनी कहती है,
ये हमारे घर की परंपरा है, इसे हमारे घर की बड़ी बहू साफ करती है। तब अक्षरा मान जाती है, पर थोड़ी देर बाद नायरा से कहती है, चुपचाप मूर्तियाँ साफ कर दो और किसी को बताना मत। नायरा मूर्तियाँ साफ कर देती है, लेकिन अपनी सास को दिखाने के लिए अक्षरा मूर्तियाँ साफ करने का दिखावा करती है और उससे गणेश जी की मूर्ति टूट जाती है। फिर अक्षरा चिल्ला चिल्ला कर सुहासिनी को बुलाती है और कहती है, माँ देखो, मैंने कितने मुश्किल से मूर्तियाँ साफ की थी और इसने इसे धक्का मारकर तोड़ दिया। नायरा कहती है, माँ ये मैंने नहीं किया, पर सुहासिनी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे एक चाटा मार देती है। नायरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और कमरे में बैठकर रोने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अक्षरा और सुहासिनी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद नायरा उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा सेवा करती है। ये सब देखकर अक्षरा को बहुत बुरा लगता है। नायरा से माफ़ी मांगती है और उसे छोटी बहन की तरह मानने लगती है, लेकिन सुहासिनी पर इसका कोई असर नहीं होता और वो हमेशा नायरा को डांटती रहती और घर का सारा काम करवाती। लेकिन अब अक्षरा उसकी मदद करने लगती है। ये सब देखकर सुहासिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह हमेशा अक्षरा को नायरा के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन अक्षरा पर इसका कोई असर नहीं होता और वो हमेशा नायरा का साथ देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन कोकिला काफी गुस्से में अपनी बहू गोपी के इंतजार में बैठी होती है। तब उसकी मासूम सी बहू गोपी कप में चाय लिए हुए अपनी सास के पास आती है। गुस्से में बैठी कोकिला चाय लेकर गोपी के मुंह पर फेंक देती है। वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि गोपी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी जो लव मैरिज करके इनके घर की बहू बनी है। तो इस तरह ही कोकिला अक्सर गोपी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती रहती है ताकि वो इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि गोपी बहुत ही शांत स्वभाव और संस्कारी बहू है जो अपनी सासू के बुरे बर्ताव को लेकर कभी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती। और हमेशा की तरह ही गोपी आज भी गर्म चाय मुंह पर पड़ने के बावजूद चुपचाप अपने रूम की ओर बढ़ती है। उसी वक्त कोकिला गोपी को बुलाकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है। वो कहती है, इतनी गरीब घर की लड़की होकर भी तूने मेरे बेटे को फंसाया। इस घर की नौकरानी बनने की औकात नहीं है तेरी और तू इस घर की बहू बनकर अब मालकिन बनने की कोशिश कर रही है। ऊपर से तू मुझे चाय भी इतनी लेट दे रही है। ये सिखाया तुझे तेरी मम्मी ने? ये सब सुनने के बाद गोपी खूब रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वहीं इसके थोड़ी देर बाद गोपी को कुछ चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़ती हुई बाहर जाकर देखती है कि उसकी सास यानी कोकिला सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी है। ये सब देख गोपी काफी घबरा जाती है और वो अपनी परवाह ना करते हुए तुरंत अपनी सासू को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिससे कोकिला की जान बच जाती है। और जब कोकिला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास गोपी के अलावा और कोई नहीं है। ये सब देखकर कोकिला को अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गोपी से माफी मांगकर उसके साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी ही और दिलचस्प कहानी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।